आज चुनाव दूसरे चरण का होने में कुछ दिन बाकी हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज अलग अलग नेता अलग अलग स्थानों पर जबरदस्त रैलियां करने वाले हैं। जरा आज देख लेते हैं कौन सा नेता कहां होगा। 6 तस्वीरें देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी, यानी मोदी और योगी की जोड़ी आज अलीगढ़ में मौजूद होगी। इसके अलावा आज अमित शाह और जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, आज सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी हुंकार भरेंगे तो बहन कुमारी मायावती बीएसपी सुप्रीमो नोएडा में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा सबसे दिलचस्प तस्वीर आपको मेरठ से दिखाई देगी, जहां रामायण के राम अरुण गोविल के लिए रामायण की सीता, दीपिका और लक्ष्मण प्रचार करने के लिए यहां आएंगे। तो मैदाने जंग की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करवाएगी और आपकी संपत्ति को उन लोगों में बांट देगी जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। अल्पसंख्यकों में इस संपत्ति का बंटवारा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी प्रॉपर्टी की जांच होगी और ये प्रॉपर्टी अल्पसंख्यकों में बांटती जाएगी, मुसलमानों में बांटती जाएगी। इस तरह का बयान दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आया तो कांग्रेस की तरफ से भी तीखा हमला किया गया। कांग्रेस ने कहा कि पहले चरण में हार से बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। आपको कांग्रेस का रिएक्शन भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान दिखाते हैं जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सल के कब्जे में है और वो आपकी संपत्ति की जांच कराएगी, आदिवासियों की संपत्ति की भी जांच होगी और बाद में इस संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट दिया जाएगा। कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी
तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या? जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ और एक के बाद एक सोशल मीडिया पर बयान तैरने लगे। मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के वोटिंग के बाद बौखला गए हैं और वो झूठ बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ का सत्र इतना गिर गया है कि वो अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं के सोने चांदी का हिसाब का जिक्र किया तो सुप्रिया सिनेत भी बयान देने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, बौखला रहे हैं, मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। बयानबाजी आपने सुनी और अब सीधे चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी के पास। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान जिसने एक तूफान खड़ा कर दिया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये बयान क्या संकेत दे रहा है? ये चुनाव में निश्चित तौर पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, कुछ तथ्य उठाए जाते हैं, उस तथ्य के आधार पे आप नैरेटिव सेट करते हैं। ये सभी पार्टियां करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी की तरफ से उसी काम को किया है। तथ्य जो उन्होंने उठाया वो ये उठाया कि एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जो बात उन्होंने कही थी कि देश के संसाधन पे पहला हक माइनॉरिटीज स्पेशली मुसलमानों का है, तो उस एक बयान का सहारा लिया। दूसरा, कांग्रेस का अभी का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक सर्वे की भी बात कही गई है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात कही गई है। दूसरी चीज़ कही गई है कि माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा फेयर उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी। मतलब क्या कि क्या अभी उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती, क्या बैंक से लोन को लेके उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती, इंस्टीट्यूशन को लेके क्या उनके साथ कोई भेदभाव होता है? इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल जाता है जब आप ऐसे वादा करते हैं। और तीसरी चीज़ कि 16 मार्च को अभी राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में थे तो वहाँ भी उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की बात कही। तो इन तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और वो आरोप जो बीजेपी हमेशा से लगाते रही है अपीजमेंट का, उसको गढ़ने की कोशिश है। कहा जा सकता है कि पहले फेज में जिस प्रकार से लो टर्नआउट हुआ है वोटिंग का, इस गर्माहट के बाद शायद लोगों को और ज़्यादा उत्सुकता नजर आए, क्योंकि इसमें आप देखें कि पीएम के बयान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पर बहुत आक्रामक रहेंगे। जो लोग इसके पक्ष में हैं, आप देखें सोशल मीडिया में देखें, ट्रेडिशनल मीडिया में देखें, बहुत सारे बयानबाजियाँ उसमें नज़र आ रही हैं। जो इसके विरोध में हैं वो उसी रूप में मुखर हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक टोन सेट करने की कोशिश की थी अपने इस बयान के द्वारा, वो उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं। रह गई बात उसमें नैरेटिव गढ़ने की, तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि सभी पक्ष इस काम को करते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे अगर ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने 2 उद्योगपतियों के हाथ में देश को बेच दिया, क्या वो कोई तथ्य है? लेकिन आप एक नैरेटिव गढ़ते हैं, उसी तरह का नैरेटिव पीएम मोदी के द्वारा भी गढ़ा गया है। और घुसपैठियों को लेकर भी कहें तो बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाते रही है कि जब यूपीए की सरकार थी तो देश में घुसपैठिए आए, उनके प्रति इनका नरम रवैया था। उसी सारी चीज़ों को गढ़कर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है पीएम मोदी ने। कौन? यानी शुक्रिया देवेंद्र जी आपका इस जानकारी के लिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2024 के समर के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों को बांट दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को बांट दिया जाएगा। तो जवाब में असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है कि मुसलमानों को गारंटी दो और वोट लो। तो देखिए जिस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है। देवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, ओवैसी लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पहला हक मुसलमानों का है, जब ये कहता है तो इसमें मुसलमानों की गाली देने का आरोप बनाते हैं। कैसे ओवैसी की राजनीति इसी तरह के बयानों पर टिकी हुई? ये निश्चित तौर पे वो तो बार बार इस बात को कहते हैं और देश में हर उस पॉकेट में कहते हैं जहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर वो जब प्रचार करने जाते हैं तो इस तरह की बात और ज़्यादा जोर शोर से कहते हैं, क्योंकि उनको अपना पता है कि उन्हें किस हिस्से में अपनी पॉलिटिक्स करनी है और वहाँ पर अगर उस हिस्से में पॉलिटिक्स करनी है तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी हो या बीजेपी के पॉलिटिक्स हो, उसको आप इसी रूप में टारगेट करके अपना एक कैडर तैयार कर सकते हैं। वैसे पूरे देश भर में इस काम को अलग अलग पॉकेट में जाके करते रहे हैं, इस केस में भी उसी काम को कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मसला ये रहता है कि क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है या जो आरोप लगाती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, चाहे ओवैसी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अपोजिशन के दूसरे नेता, आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके मन में ये आरोप सटीक बैठे कि हाँ बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही है। ये एक बड़ा मसला रहता है जो कि चुनाव का मोड सेट करता है और इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे का पूरा जो कैंपेन है दोनों ही पक्षों का वो किस प्रकार का होना है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, ओवैसी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें। पवन जी, देवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कुल मिलाकर आगे के लिए टोन और टेक्सचर सेट हो गया है, पोलराइजेशन की बातें यहां की जा रही हैं। अब बढ़ते हैं दिल्ली की खबर की तरफ। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल की 2 अर्जियों पर फैसला होना है। राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला होगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन दी जाए या नहीं दी जाए, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में उस याचिका पर फैसला होना है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ईडी की एक्शन के खिलाफ संरक्षण की मांग की थी और जो समन जारी किए थे उन्हें अवैध करार देने की अर्जी दी गई थी। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनके इंसुलिन को लेकर बहस चल रही है, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कल यहां रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में मौजूद थी। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश हो रही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुनीता केजरीवाल ने रांची के मंच से क्या कहा। तो सीधे अतुल भाटिया के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे पास कोर्ट परिसर से मौजूद हैं। अतुल, क्या इंसुलिन को लेकर फैसला आने की उम्मीद है? क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जो कहा गया उसमें कहा गया कि इंसुलिन की जरूरत होगी तो दी जाएगी, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट से क्या उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को? देखिए पवन, जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, पूरी लड़ाई जो इस बात को लेकर है, जिस तरीके से लगातार सुनीता केजरीवाल हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर मारने की कोशिश है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से आतिशी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ तिहाड़ जेल पहुंची थी और बाकायदा इंसुलिन जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में थे। तो लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि किस तरीके से जो इंसुलिन की जरूरत है, जो अरविंद केजरीवाल है उनको जेल परिसर के अंदर, जो कि जेल नंबर 2 के अंदर बंद है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन जो है
वो इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। तो कोर्ट में ये पूरा मैटर चल रहा है राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर लगातार सुनवाई के अंदर ईडी ने भी अपना जवाब फाइल किया और जो जेल प्रशासन है उसकी तरफ से भी जवाब फाइल किया गया था कि जो घर का खाना आता है उसमें आम होता है, मिठाई होती है, पूड़ी और सब्जी होती है, और जो डाइट दी जानी चाहिए वो डाइट वही दी जानी चाहिए जो जेल प्रशासन तय करे या जो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन दे। तो इसके ऊपर आज कोर्ट का पूरा फैसला आना है कि देखने वाली बात ये होगी कि जो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके आधार पर ही पूरी डाइट जो है वो दी जाएगी। और दूसरी बात, जिस तरीके से लगातार इंसुलिन की बात हो रही है तो जो तिहाड़ जेल प्रशासन है उसका ये कहना था कि अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो इंसुलिन दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह कि अभी जो अरविंद केजरीवाल है उनका शुगर लेवल ठीक है और उनको इंसुलिन की डॉक्टर सलाह देते हैं तो इंसुलिन दी जाएगी। अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यानी आज स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की डाइट क्या होनी चाहिए कोर्ट की मोहर के बाद। और अब बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक के हुबली में एमसीए की छात्रा नेहा की हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेहा के परिवार से मुलाकात की और आज बीजेपी कर्नाटक भर के सभी जिला मुख्यालयों पर नेहा की हत्या के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है और पूरे तौर पर इसे लव जिहाद का मुद्दा बताते हुए पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट करने वाली है। यानी ये मामला, यानी नेहा की हत्या का मामला अब कर्नाटक में तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी ने तय कर लिया है कि इसके लिए बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। मेरे सहयोगी टी राघवन सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, नेहा की हत्या दिन दहाड़े एक तरफा हमला करते हुए हत्या कर दी गई, उसके बाद जेपी नड्डा नेहा के घर पहुंचे, अब ये प्रोटेस्ट, इस पर बीजेपी की पूरी रणनीति क्या है, क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता? जी देखिए पवन, साफ साफ दिखता है कि एक सियासी नैरेटिव गढ़ने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी कर रही है। सबसे पहली शुरुआत जो है कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बेंगलुरु में जब यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उन्होंने ये बात रखी थी कि कैसे जो है यहाँ पर लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, बम विस्फोट बाजारों में हो रहे हैं, एक बच्ची की हत्या यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि जेपी नड्डा खुद यहाँ पर जब हुबली में चुनाव प्रचार के दौरान कल वो नेहा के घर पहुँच गए। दो बड़ी बातें इसमें निकल कर आ रही हैं। एक तो जो एक नैरेटिव यहाँ पर कांग्रेस ये गढ़ने की कोशिश कर रही है कि पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में कर्नाटका के साथ अन्याय हुआ, उसके काउंटर में आज एक विज्ञापन यहाँ पर निकाला गया है। बाकायदा उसमें 9 ऐसे इंसिडेंट बताए गए हैं जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार में मुस्लिमों के तुष्टीकरण की वजह से हिंदू जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश के साथ साथ 10 बजे बेंगलुरु को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों में, खास तौर पर मैसूर में जहां पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो विजेंद्र हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, और हुबली धारवाड़ में प्रहलाद जोशी जो वहां के कैंडिडेट भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जी राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसकी जानकारी के लिए। यानी बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर कर्नाटक में चुनावी मैदान में उतर रही है।